very good afternoon to all my dear students. So today we will be studying the first chapter of civics, that is the Indian Constitution and secularism. So first of all we will be discussing some important things related to constitution. Okay, so first I see for the proper functioning of a country, laws and rules are very इम्पॉर्टेंट. आप देखें कि अगर किसी कंट्री में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो हम एक कंट्री को प्रॉपरली फंक्शन उसको मेंटेन नहीं कर सकते, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ आपके स्कूल की बात करूं या हम सिर्फ एक आपके क्लासरूम की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो सारे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. लाइक आप देखो कि स्कूल में क्या होता है कि आपका प्रॉपर टाइमिंग होता है, प्रॉपर स्केड्यूल होता है कि इस टाइम पे आपको एंट्री है, इस टाइम आपका कैंपस के अंदर एंट्री इस टाइम पर है, और उसके बाद असेंबली टाइम ये है, फिर उसके बाद फर्स्ट पीरियड है, फिर सेकंड पीरियड है, फिर लंच ब्रेक है, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स. अगर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ना हो कि आपको यही यूनिफॉर्म इस डे पहन कर आनी है, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अदर डेज पर पहन कर आनी है, या और भी जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है कि आप कॉरिडोर में मूव कर रहे हो तो यू हैव टू मूव इन अ प्रॉपर क्यू, यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन. अगर ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि सब अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और फिर वो काम भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा. ओके, सो दैट इज़ वाई द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द कंट्री ऑल्सो. सो इसमें क्या है कि अगर हम प्रॉपरली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो एक कंट्री जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी. नाउ लेट अस टेक अ लुक. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? सी, अ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न द कंट्री. तो इसके अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हमें एक कंट्री को गवर्न करने के लिए चाहिए. फिर जैसा आपने देखा होगा कि रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस होते हैं, सेंटर गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, सबका अपना अपना डिवीजन होता है, कुछ रूल्स हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. यस, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे चीज़ों को स्मूथली फंक्शन करना है, कैसे हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, वो सारी चीज़ें, और एक कॉमन पीपल या एक कॉमन सिटीज़न के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं. ओके, सो वो सारी चीज़ें आर इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कैसे स्टार्ट हुई, कब बनना स्टार्ट हुआ? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने ड्राफ्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी? 1946 में फॉर्म हुई थी. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या था? ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें क्या वर्क दिया गया था या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करो. और ये कब हुआ था? जब ब्रिटिशर्स वर रूलिंग आवर कंट्री और फ्रीडम स्ट्रगल बहुत हाई पीक पर चल रहा था. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? देयर वर 300 मेंबर्स, एंड उनका जो हेड थे, उनके जो लीडर थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो वर्क, जो ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था, बनाना था, वो कितनी डेज में कंप्लीट किया? उन्होंने कंप्लीट किया 2 years 11 months and 18 days. 2 years 11 months and 18 days में. So Constitution of India was adopted on 26 November 1949 में अडॉप्ट हुआ ये, and came into force on 26 January 1950. On 26 January 1950 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया. ओके, और फिर इसके बाद इसका रेगुलेशन स्टार्ट हुआ. इसीलिए हम 26 जनवरी को सिंस 1950 से वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ नेशनल फेस्टिवल, दैट इज़ द रिपब्लिक डे.
और इसके बेसिकली मेन फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेक्युलरिज्म। तो ये सारे जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। किसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन कौन से? एक तो फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, फिर फंडामेंटल राइट्स है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेक्युलरिज्म। सबसे पहले तो जो 6 हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनकी वो जो एंजॉय करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी राइट्स आर देयर? 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर विच हैव बीन ग्रांटेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर स्टेट वो होता है कि जब कोई भी एक रिलीजन प्रॉपरली फॉलो, मतलब हम उसे ऑफिशियल रिलीजन नहीं कह सकते। जैसे आप हमारी कंट्री में देखें कि सबकी अपनी मर्जी है, कोई सा भी रिलीजन जो उसका मन करता है, जिसमें उसका बिलीव ज़्यादा होता है, वो अपनी मर्जी से अपनी चॉइस के रिलीजन को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें यहाँ पर एक ही रिलीजन को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी एक रिलीजन ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो इसीलिए ऐसे स्टेट को या ऐसी कंट्री को क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट। फिर सोसाइटी इज बाउंड टू अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। सो दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है उसके अपने एक पर्टिकुलर रूल्स हैं जो डिफरेंशिएट करता है, जो डिफरेंसेस करता है, या जिसके अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सोसाइटी दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट है। वाई? बिकॉज द सेट ऑफ रूल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोसाइटी। These rules in large societies in which different communities of the people live together are formulated through consensus. In modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is known as constitution. तो जो written document है, so what is the definition of constitution? The written documentation or the written or the documented set of rules and principles to govern a country is known as constitution. अब see, constitution lays certain ideals that form the basis of kind of country that we as citizen aspire to live in. अब constitution ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ rules and regulations या कुछ rights citizens को enjoy करने के लिए भी दे रखे हैं, जो differentiate करते हैं कि हमारी country से और दूसरी country में। Now, a constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of way in which they want the country to be governed. अब कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसमें जो कंट्री में जो लोग रहते हैं उनकी चॉइस भी इंक्लूडेड होती है कि किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री गवर्न हो या रूल हो। Okay, so this includes the type of government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. अब इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वो चीज़ें इंक्लूड होती है कि जिसमें लोग चाहते हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर डिक्टेटरशिप होना चाहिए या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जिसके अंदर लोगों की डिसीजन और लोगों का चॉइस भी इंक्लूड होती है, तो वो किस तरह की गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली। फिर प्रिंसिपल एंड आइडियल्स ऑफ अ मोनार्की आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ डेमोक्रेसी। यस, therefore soon after the transition in the governing system in Nepal, the government started the process of making a new constitution of Nepal because earlier one did not suit their new setup. अब क्या हुआ? क्योंकि देखिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक में देयर इज़ अ डिफरेंस। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है? जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो इंडिया फॉलो कर रही है। ओके, और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें वन मैन रूल होता है, जिसमें सिर्फ एक किंग होता है या एक रूलिंग पर्सन होता है, जो कभी भी कोई भी डिस्कशन नहीं होता किसी में, और वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ही अपहोल्ड करते रहते हैं, और वो बाकी कंट्री के जितने सिटीजन्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, चाहे उन्हें उसके अंदर मतलब फोर्सफुली उन्हें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो
तो इसीलिए जो नेपाल की गवर्नमेंट थी, जब वो चेंज हुई मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आई, तो उन्होंने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा ड्राफ्ट किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम अप हुआ उनका। और क्यों फ्रेम अप हुआ? क्योंकि जो पहले वाले उनके जो रूल्स थे और रेगुलेशन थे वो सूट नहीं कर रहे थे इस टाइप के गवर्नमेंट को। So the country of Nepal needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new democratic society for which people had struggled for a long period. नेपाल में भी बहुत टाइम तक स्ट्रगल चला मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म करके और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए। तो इसीलिए जब उन्हें न्यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट आई, तो इसीलिए उनको वहाँ पर नीड पड़ी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे पूरी तरह चेंज किया जाए। Now, the constitution defines the nature of a country's political system. In a monarchy, king is the supreme power. Where is democracy? People rule the country. अब जो constitution होता है बेसिकली उसके अंदर क्या चीज़ होती है, वो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे किसी भी कंट्री का तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर रूल कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सुप्रीम पावर किसके पास होता है? किंग के पास होता है। जबकि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो रूल करते हैं कंट्री को। कैसे रूल करते हैं? क्योंकि आप देखिए कि जो गवर्नमेंट है दैट इज़ रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव विच इज़ बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। जैसे आप देखो कि हम लोग जो है कॉमन पीपल हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तो जो लोग रिप्रेजेंट होकर आते हैं, जो जीत कर आते हैं, जो वन करके आते हैं इलेक्शन में, वो किस लिए आते हैं? क्योंकि हम उन्हें वोट देते हैं और उसी वोट के बेसिस पर वो इलेक्ट होकर आते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिस्क्राइब रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ द लीडर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन और क्या चीज़ें हमें देता है, क्या चीज़ बताता है? वो ऐसे रूल्स भी देता है कि सपोज़ लीडर्स हैं, अब वो इलेक्ट होकर आ गए तो उसके बाद वो अपनी अथॉरिटी का या अपने पावर का मिसयूज़ ना करें, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इन इंडिया सच प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है? इन फंडामेंटल राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या चीज़ फंडामेंटल राइट मतलब क्या गारंटी करता है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि पूरी कंट्री के लिए, चाहे वो कॉमन पीपल हो, चाहे वो हाई रैंक ऑफिसर्स हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जैसा है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि जो वेल्दी पीपल है या जो रिच पीपल है उनके लिए बहुत ज़्यादा है और जो पुअर पीपल हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, ऐसा नहीं है। इन वन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू ऑल द पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड। यस, राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पर्सन को या किसी भी सिटीज़न को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या डोमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, स्टेट, रीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर्स लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ और क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? कि जो लोग पावर में हैं वो अपना पावर का मिसयूज़ ना करें। किन लोगों के अगेंस्ट? जो लोग लेस पावरफुल हैं। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स रूल्स दैट एंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ और क्लियर करता है कि लाइक मेजॉरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है। मेजॉरिटी कौन होते हैं? जो ज़्यादा होते हैं नंबर में, ओके, और माइनॉरिटीज़ कौन होती है? जो कम नंबर में होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ और क्लियर करता है कि कोई मतलब मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट नहीं कर सकती है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन या फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी के लिए प्रोवाइड कर रखी है वो नॉर्मली माइनॉरिटीज़ के लिए भी सेम ही रहेगी। सो thus the constitution prevents the tyranny or domination by the majority over the minority. The constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principles that the country believes in.
अब उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस चीज़ से बचाता है, या उन डिसीजंस लेने से बचाता है जो हमारे लिए भी फ्यूचर में नुकसानदेह हो सकते हैं और कंट्री के लिए भी हो सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज unanimously agreed that India should be a democratic state where everyone must avail equal opportunity. इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फॉर दिस देयर वाज अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कुड एंश्योर अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। और इस चीज़ के लिए क्या था कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशन की, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो एंश्योर करे डेमोक्रेसी को। मतलब जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए भी ज़रूरत थी ताकि परफेक्टली हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को रन कर सके स्मूथली। अ ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 1949 में 300 मेंबर्स किसके 300 पीपल किसके मेंबर्स बने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के बाद, पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो हमेशा मिलते थे और 3 years तक उन्होंने क्या किया? डिस्कशन किया, बहुत सारे डिस्कशन किए टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स डिस्कशन, ओवरलैपिंग, ड्राफ्टिंग, सब कुछ कितने टाइम चला? इनका 3 years तक चला। देयर वर सो मेनी फैक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम क्वाइट कॉन्ट्ररी to each of them to be assimilated with clear cut explanation that made the task very difficult. अब इसमें क्या था कि कुछ फैक्टर्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और उसमें कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा थी कि उन चीज़ों को क्लियर अप करना या एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता जा रहा था। सो however the constitution was finalized with a lot of unique features। फिर इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद एट लास्ट what was the result? द रिज़ल्ट वॉज पॉजिटिव और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ और बहुत सारे यूनिक फीचर्स मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरी कंट्रीज से अलग करते हैं। सो सबसे प्राइम फीचर क्या था इसका? फेडरलिज्म था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म रेफर्स की सबसे प्राइम फीचर और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा था? फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, हमारी कंट्री में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट है जिसे हम लोकल लेवल भी बोलते हैं, फिर उसके बाद और नीचे विलेज लेवल भी चला जाता है रूरल एरिया में। सो इन इंडिया देर आर गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द government. So while each state in India enjoys autonomy in exercising power on certain issues, they are bound to follow the laws of the central government as a matter of national concern. अब क्या है कि आप देखो कि पंचायती राज सिस्टम भी है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल भी है। अब सारे जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सबकी अपने अपने पावर्स हैं, उन्हें वो लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ पावर्स ऐसे जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जो पंचायती राज को भी और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि पूरी कंट्री में इक्वालिटी रहे और गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली रन कर सके। देन द कॉन्स्टिट्यूशन clearly defines the jurisdiction of power of the government at state and the central and at the center. Now जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली क्या डिफाइन करते हैं? जुरिसडिक्शन बेसिकली क्या होता है? जुरिसडिक्शन मीन्स जुडिशरी। Judiciary basically means the law, like the court and the judges and the law people, the lawyers. Okay, so parliamentary form of government is the other feature of Indian Constitution, which provides that the different tiers of the government shall constitute of the representatives elected by the people. It also guarantees universal adult suffrage for all citizens.
अब क्या होता है कि एक चीज़ और है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक अनदर फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो है इससे क्या चीज़ होती है कि जितने भी लेवल हैं गवर्नमेंट के, बेसिकली वो किस तरह से वर्क करें, उन्हीं लोगों के साथ वर्क करें जो मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है, वो ही गवर्नमेंट फॉर्म करें। एंड ऑल्सो गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सुफ्रेज, दैट मीन्स द राइट टू वोट टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री having the age of 18. Then the provision of separation of powers in the Constitution of India recommends for 3 organs of the state: the legislature, the executive and the judiciary. अब क्या है, another thing is division of power. Division of power कहाँ पर है? 3 level है, that is the legislature, the executive and the judiciary. अब जो लेजिस्लेचर है उसका मीनिंग क्या होता है? जो मतलब जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि जो पावर है, टोटल पावर है, वो 3 में डिवाइड होगा। किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। फिर उसके बाद वेयर एज द एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और मतलब हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज फॉर द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, और फिर जुडिशरी क्या आता है? द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। फिर कोर्ट में क्या चीज़ आ जाती है? किस वजह से? ताकि जो है किसी तरह का मिसयूज़ कोई एक पर्सन ना कर सके। सपोज एक अगर हम लेजिस्लेचर को एक सारे वो दे देंगे, पावर्स दे देंगे, तो वो हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सके। इसीलिए 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द 3 ऑर्गन्स। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चीज़ इंश्योर करता है कि तीनों लेवल या तीनों ऑर्गन्स का जो पावर है उनमें बैलेंस रहे, किसी में ज़्यादा या किसी में कम नहीं होना चाहिए। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ द कॉन्शियस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। These rights protect citizens against arbitrary and absolute exercise of the power by the state. अब फंडामेंटल राइट का मेन पर्पस क्या है? फंडामेंटल राइट का मेन पर्पस ये है कि ताकि लोगों, जो कॉमन पीपल होते हैं या सिटीजन्स जो होते हैं, उनको किसी तरह का स्टेट जो है या गवर्नमेंट डोमिनेट नहीं कर सके, अपने पावर का मिसयूज़ ना कर सके। The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against the individual. That means ना इंडिविजुअल स्टेट के अगेंस्ट कुछ कर सके, ना स्टेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन स्टेट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इलीगल काम नहीं कर सके, ना स्टेट पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर सके। अब क्या है कि अब नाउ आई विल टेल यू what exactly the fundamental rights are there which have been included in the Indian Constitution. सबसे पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। राइट इक्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि उसके अंदर क्या होता है। बेसिकली everybody is equal in the country, the citizens, all the citizens of a country are equal, they enjoy equal rights. ओके, एंड फिर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? सी वी आर हैविंग फ्रीडम टू स्पीक, वी आर हैविंग फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन, वी आर हैविंग अ फ्रीडम टू live wherever we want, we have the freedom to eat whatever we want, we have the freedom to wear whatever we like. So this is known as right to freedom. Then right against exploitation. Exploitation का मतलब अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है तो आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे पास राइट है फ्रीडम का कि जो अपनी चॉइस का रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑल्सो, किसी भी कल्चर को हम फॉलो अप कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन, वी आर फ्री टू हैव एनी ऑफ द एजुकेशन ऑफ आवर ओन choice. Then right to constitutional remedies also. So in addition to the fundamental right, there is a provision of directive principle of state policy which ensure greater social and economic reform. अब fundamental right के साथ साथ और कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स किसकी, स्टेट पॉलिसी की, जो हमें इंश्योर करती है कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए एंड सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। इसमें क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आए कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और जिसकी वजह से क्या हो, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ लेकर आए जो क्या कर सकती है, जिसका बेनिफिट क्या है कि पावर्टी, लार्ज स्केल पे पावर्टी, गरीबी कम करी जा सके। फिर आता है आपका एक सेक्युलरिज्म, द अदर वन इज एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि ये एक अनदर फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट है वो किसी एक रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता है कि आपको सिर्फ यही, पूरी कंट्री को यही फॉलो करना है। दैट इज़ नॉट द पॉलिसी। उसमें हमारी कंट्री में क्या है कि जब आप यू आर फ्री टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन ऑफ योर चॉइस, तो देन इट इज़ secular. The constitution thus plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of a country to adhere to, include representative that we elect to rule us. अब कॉन्स्टिट्यूशन अब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें कि ताकि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके, इलेक्ट करके गवर्नमेंट बनाई है, वो अपने जो पावर्स हैं या अपनी जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ ना करे और उसके अंदर वो रूल बिल्कुल उसी तरह करे जिसमें सिटीजन और कंट्री का बेनिफिट है। अब आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कंसेंसस, एक वर्ड आया था, कंसेंसस का मीनिंग क्या है, एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑन एन इशू, कि सारे किसी एक पर्टिकुलर इशू पे सारे लोगों का अग्रीमेंट, दैट इज नोन एज कंसेंसस। देन फंडामेंटल राइट मैंने आप लोगों को बता दिया है, दैट equality also I have told you, majority, minority, okay. So now only one major issue is left and that I will be explaining, and after that the chapter will be over. Yes, another important thing is the preamble. आप देखो आप लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जी, या हम जैसे कहें कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या दिया गया है, जो प्रियम्बल है उसमें बेसिक आइडियल्स या ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के इज़ देयर, और यू में से अ प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इट आउटलाइंस द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ दस कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम प्रियम्बल पढ़ लेते तो हमारी समझ में आ जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किस पॉलिसी पे बेस्ड है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसीलिए हम जो हैं उसे क्या बोलते हैं, सोल। एंड यस, एक जो वर्ड्स हैं, जिन वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देन देर आर 5 different words which I am going to explain you here, which is very important for the chapter also. सबसे पहला है सॉवरन। सॉवरन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट और सुप्रीम पावर। सॉवरन का मतलब कि जो कंट्री किसी के रूल में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, दैट मीन्स इंडिया इज अ सॉवरन। देन इट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड कैन मेक, मतलब इसमें क्या है कि कंट्री जो है उसके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है और अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाती है और खुद इम्प्लीमेंट करती है। दैट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। फिर आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है, द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड, इट मीन्स सोशल इक्वालिटी, ओके, दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, no discrimination on the basis of caste, creed, religion or place of birth. फिर आता है आपका secular. Secular means giving respect to all the religion and not following only one religion. Then आता है आपका democratic. Democratic क्या होता है कि means
यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक क्या होता है कि जिस कंट्री में कौन सा रूल फॉलो होता है, यूनिवर्सल अडल्ट सुफ्रेज। यूनिवर्सल अडल्ट सुफ्रेज का मीनिंग क्या है, ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। फिर आता है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैविंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। सो अब जो की फीचर्स है दैट इज़ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, फेडरल होता है स्ट्रक्चर, फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है। फिर पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट कैन चेंज एंड ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम की ज़रूरत होती है वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेस हम ला सकते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशल पावर है वो फ्री है, वो उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उसको प्रेशराइज करके अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। फिर फंडामेंटल राइट्स आई हैव टोल्ड यू। फिर आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रोविजन रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द, yes this also I have told you. Now what is the steps taken to safeguard the right of the religious minorities। अब जो religious minorities हैं उसको माइनॉरिटीज़ को सेव करने के लिए क्या क्या किया गया है, नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफिस कैन डिस्प्ले एनीथिंग विच प्रमोट्स एनी वन रिलीजन। मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस या इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ हम ऐसी कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं जो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करे। द गवर्नमेंट रन स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजन और सेलिब्रेट। ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो रिलीजन बेस्ड फेस्टिवल्स होते हैं उन्हें या सेलिब्रेशंस वहाँ हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं और किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, देन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो। फिर उसके बाद पहले क्या होता था कि जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए वे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स ऑल्सो, और उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा उनको ना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था लोअर कास्ट और उनको। ओके, थैंक यू एंड हियर योर चैप्टर इज़ ओवर।